Good morning, student. This is Seema Meena, Assistant Professor History, Government PG Girls College, चित्तौड़। आज के वीडियो में हम सल्तनत के विघटन के कारणों का अध्ययन करेंगे, जो कि बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तथा 1526 ईस्वी में इसका अंत हुआ। इस समय में जिन राजवंशों ने शासन किया वो इस प्रकार है। दास वंश या गुलाम वंश, इसके अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबनी वंश प्रमुख थे। द्वितीय था खलजी वंश, तृतीय तुगलक वंश, चतुर्थ सैयद वंश और अंतिम था लोदी वंश। प्रत्येक राज्यवंश के अवसान के समय दिल्ली के सुल्तानों की शक्ति दुर्बल होती चली और इसका पतन होने पर दूसरे राज्यवंश ने सत्ता पर अधिकार किया। अंत में 1526 ईस्वी में पानीपत प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली। सल्तनत के विघटन के कारण इस प्रकार हैं। निरंकुश शासन, उत्तराधिकार के नियम का अभाव, अमीरों का षड्यंत्र, धार्मिक असहिष्णुता की नीति, साम्राज्य विस्तार, अंतरजातीय विवाह, अयोग्य उत्तराधिकारी, मोहम्मद तुगलक की योजनाओं की असफलता, फिरोज तुगलक की दोषपूर्ण नीति, मुसलमान शासकों तथा अमीरों ने विलासिता तथा अकर्मण्यता की प्रवृत्ति और अंतिम है विदेशी आक्रमण। आइए अब हम इनको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। प्रथम है निरंकुश शासन। दिल्ली के सभी सुल्तान स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश थे। साधारण जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। इस समय में शासन का आधार सैनिक बल था, प्रजा की सद्भावना नहीं। शक्ति के बल पर शासन जब ही चल सकता है जबकि शासक योग्य हो। अयोग्य शासकों के समय में राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। इल्तुतमिश, बलबन व अलाउद्दीन खलजी जैसे योग्य शासकों के समय में सल्तनत शक्तिशाली बना रहा, किंतु उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय में दुर्बल होकर छिन्न भिन्न हो गया। द्वितीय है उत्तराधिकार के नियम का अभाव। मुसलमानों में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। यह निश्चित नहीं था कि एक सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही गद्दी पर बैठे। अतएव प्रत्येक सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ हो जाता था। इससे साम्राज्य को हानि पहुंचती थी। तृतीय है अमीरों का षड्यंत्र। सल्तनत काल में अमीरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। उनकी तथा उलेमाओं की सहमति के बिना एक शहजादा गद्दी पर नहीं बैठ सकता था। अमीरों में आपस में गुटबंदी भी रहती थी। सामान्य तौर पर अधिकांश अमीर महत्वाकांक्षी होते थे तथा स्वयं सुल्तान बनने की आकांक्षा रखते थे। वे यदा कदा षड्यंत्र भी रचा करते थे तथा विद्रोह पर उतारू हो जाते थे। चतुर्थ, धार्मिक असहिष्णुता की नीति। सल्तनत काल में हिंदुओं के साथ सहिष्णुता का व्यवहार नहीं किया गया। अलाउद्दीन खलजी, फिरोज तुगलक व सिकंदर लोदी ने असहिष्णुता की नीति अपनाई। युद्ध के समय हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया तथा हिंदू युद्ध बंदियों को दास बना लिया गया। अतएव अवसर मिलने पर हिंदू विद्रोह कर देते थे, जिसके कारण सल्तनत पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। साम्राज्य विस्तार, जो कि 5th पॉइंट है। दिल्ली के योग्य सुल्तानों ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। उन्होंने उत्तरी भारत के प्रदेशों को जीता। अलाउद्दीन खलजी ने दक्षिण के राज्यों को विजय किया, किंतु उसने उन्हें सल्तनत का अंग नहीं बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक व मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सल्तनत का विस्तार दक्षिण में हो गया। यातायात के साधनों के अभाव में एक विशाल साम्राज्य को संभालना अत्यंत कठिन था। अवसर मिलते ही दूरस्थ प्रांत विद्रोह कर देते थे तथा स्वतंत्र होने की चेष्टा करते। 6th है अंतरजातीय विवाह। कुछ इतिहासकारों के मत में समय बीतने पर यहाँ के मुसलमानों ने भारतीय स्त्रियों से विवाह किया। इससे मुसलमानों के भद्र समाज की शक्ति कम हो गई। 7th है अयोग्य उत्तराधिकारी। विभिन्न राजवंशों के योग्य सुल्तानों ने साम्राज्य की स्थिति को दृढ़ किया, किंतु उनकी मृत्यु के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी स्थिति को संभाल नहीं सके। सल्तनत काल में राज्यवंशों के परिवर्तन
तथा सल्तनतों के पतन का एक कारण यह भी था। 8 है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की असफलता। इसका भी हानिकारक प्रभाव सल्तनत पर पड़ा। राज्य कोष रिक्त हो गया, प्रजा में असंतोष फैला, अमीरों ने विद्रोह किया तथा कुछ प्रांतपति स्वतंत्र हो गए। 9 फिरोज तुगलक की दोषपूर्ण नीति। फिरोज द्वारा अपनाई गई जागीर प्रथा, दास प्रथा तथा सैन्य पद को वंशानुगत बना देने की नीति का साम्राज्य पर अहितकारी प्रभाव पड़ा। 10 है मुसलमान शासकों तथा अमीरों में विलासिता तथा अकर्मण्यता की प्रवृत्ति। लैनपूल के अनुसार काफी समय तक भारत में रहने के कारण वे अशक्त हो गए थे। उनमें वह पुरानी शक्ति जिसके द्वारा पर्वतीय प्रदेश के लोग हिंदुओं की समृद्धि तथा प्राचीन सभ्यता को कुचल देने में समर्थ हुए थे, समाप्त हो गई थी। लगभग 300 वर्षों की प्रभुत्व ने उन्हें विलासी तथा अकर्मण्य बना दिया था। लेकिन उसका यह कहना है गलत है कि भारत की गर्म जलवायु के कारण उनके उत्साह व स्फूर्ति में कमी आई। 11 और अंतिम पॉइंट है विदेशी आक्रमण। इल्तुतमिश के समय से ही भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण का खतरा आरंभ हो गया था। उसके शासनकाल के बाद मंगोलों ने अनेक बार उत्तरी भारत पर भयंकर आक्रमण किए। तैमूर के आक्रमण ने साम्राज्य की जड़ें हिला दी। बाबर ने अंतिम लोधी सम्राट को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सल्तनत का पतन किसी एक विशेष कारण से नहीं हुआ था, अपितु यह सामूहिक कारणों का परिणाम था। अवध बिहारी पांडे के अनुसार तुगलक वंश के पतन के समय अनेक प्रांतपति स्वतंत्र हो गए। 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध राजनीतिक विघटन का काल था तथा उस समय एक सार्वभौम शक्ति की स्थापना के चिन्ह नहीं दिखाई देते। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में सल्तनत का विघटन तेजी के साथ हुआ। फिरोज इस प्रक्रिया को रोकने में असफल रहा। तैमूर के आक्रमण ने सल्तनत पर एक घातक प्रहार किया। सैयद व लोधी राजवंशों का प्रभुत्व उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। दक्षिणी भारत स्वतंत्र हो गया और उत्तरी भारत में अनेक राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इस काल में मेवाड़ आदि राजपूत राज्यों की शक्ति में भी वृद्धि हुई। थैंक यू।